स्विट्जरलैंड से वापसी पर मैं एक दिन के लिए पेरिस रुका। इस्माइल मेरा बेटा भी मेरे साथ था। हमने पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारा, ईरानी खाना खाया, कॉफी पी, शांजे-लीजे पर बारिश में वॉक की और मुद्दत बाद एक दूसरे के साथ कमरा शेयर किया। हम एक दूसरे की कंपनी में रहे और आप यकीन करें ये हमारी जिंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक था। पेरिस इस बार मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। फ्रांस भी यूरोप के दूसरे मुल्कों की तरह तवानाई के खौफनाक बहरान का शिकार है। मैंने पेट्रोल पंप्स पर 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें देखी। लोग पेट्रोल खरीदने के लिए 2-2 घंटे गाड़ियों में बैठे रहते हैं और जब इनकी बारी आती है तो पता चलता है पेट्रोल खत्म हो चुका है। पेरिस की सड़कें वीरान होती चली जा रही हैं। अब ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। साल के शुरू में शांजे-लीजे से चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट का फासला 1.25 घंटे में तय होता था। ये अब सिमट कर 20 मिनट रह गया है। पार्किंग के लिए भी 5-5 चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब आप किसी भी पार्किंग में चले जाएं, आपको जगह मिल जाएगी। रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स, बार्स और डिस्कोस भी वीरान होते जा रहे हैं। पेरिस के आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और हुकूमत संजीदगी से दिन 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे लोड शेडिंग या इंटरनेट बंद करने की प्लानिंग कर रही है। हुकूमती सर्वे के मुताबिक लंच टाइम के वक्त लोग दफ्तरों में कंप्यूटर और लाइट्स ऑन छोड़ जाते हैं, जिससे बिजली के निजाम पर दबाव पड़ता है। लिहाजा अगर 12 से 2 बजे तक लोड शेडिंग कर दी जाए तो बिजली की 30% बचत हो जाएगी। दूसरा, 7.5 करोड़ आबादी के घरों में 3.5 करोड़ इंटरनेट डिवाइसेस हैं। हुकूमत अगर दिन में 2 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दे तो भी बिजली की 40% बचत होगी, क्योंकि इस दौरान इंटरनेट डिवाइसेस, टेलीविजन और स्मार्टफोन्स बंद हो जाएंगे और यूं बिजली बच जाएगी। हुकूमत 2022 की सर्दियों को खौफनाक सर्दी भी डिक्लेयर कर रही है। क्यों? क्योंकि इस साल हुकूमत आवाम को गैस फराहम नहीं कर सकेगी और यूं आधे मुल्क के हीटिंग सिस्टम्स बंद हो जाएंगे। मुल्क में इस वक्त जलाने की लकड़ी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, मट्टी का तेल और मोमबत्तियां नापैद हो चुकी हैं। लोगों ने एहतियातन टॉर्चेस रख ली हैं। खुराक का जखीरा भी किया जा रहा है और लोग घरों में ऐसे कमरे भी बना रहे हैं जहां सर्दी से ज्यादा बचा जा सकता है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। आम छोटे से घरों में बिजली का बिल 40 यूरो से 200 यूरो और गैस 60 यूरो से 150 यूरो हो चुकी है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और फास्ट फूड के बिजनेस में इजाफा हो रहा है। टमाटर 90 सेंट से 3.5 यूरो किलोग्राम है। आटा और कुकिंग ऑयल मिल नहीं रहा। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के किराए 3 गुना बढ़ चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दबाव में इजाफा हो गया है और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त तकरीबन बंद हो चुकी है। बैंकों ने भी घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए लोन देना बंद कर दिए हैं। बेरोजगारी भी बढ़ रही है। कंपनियों ने आधे से ज्यादा मुलाजिमीन निकाल दिए हैं। स्ट्रीट लाइट्स और हाईवे की लाइट्स बंद रहती हैं और सरकारी दफातर भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। लेकिन आप कौम का कमाल देखें, हालात की इतनी खराबी के बावजूद मुल्क में किसी जगह मुजाहिरा हुआ और ना किसी ने हुकूमत की टांग खींची। लोग हालात की नजाकत को समझ रहे हैं और ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये आलमी इशू है और इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं। दूसरा ये कि हुकूमत की हर हिदायत पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत ने आवाम को बिजली में 10% बचत का हुक्म दिया और लोगों ने फालतू बत्तियां बुझाकर 15% बचत शुरू कर दी। हुकूमत ने सर्दियों की तैयारियों की हिदायत दी और लोगों ने अगस्त में घरों को गैस के बगैर गर्म करने का बंदोबस्त शुरू कर दिया। लोग सर्दियां गर्म इलाकों में गुजारने के मंसूबे भी बना रहे हैं। ये मोरक्को, ट्यूनिस और मिस्र में घर किराए पर ले रहे हैं। ये फैमिलीज को वहां शिफ्ट कर रहे हैं ताकि तवानाई की बचत हो सके। लेकिन ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे। आप यकीन करें, पाकिस्तान में आज भी यूरोप के मुकाबले में महंगाई, पेट्रोल, गैस और बेरोजगारी कम है। रिसेशन ने जितना यूरोप को तबाह किया है हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और सब्र करें। यहां कम से कम लाइनें नहीं लगी हैं, जबकि यूरोप में टैक्सी के लिए भी लंबी कतारें शुरू हो चुकी हैं। इस्माइल को रुखसत करने के लिए चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर आया। पीआईए जॉर्डन सिविल एविएशन का जहाज चार्टर करके पेरिस से 15 दिन बाद एक फ्लाइट चला रही है। मैं वहां पहुंचा तो लोग एयरपोर्ट पर खड़े होकर सिविल एविएशन के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और मौजूदा वजीर ख्वाजा साद रफीक को बद्दुआएं दे रहे थे। पीआईए को भी गालियां पड़ रही थी। गुलाम सरवर खान ने 24 जून 2020 को कौमी असेंबली में फरमाया था, पाकिस्तान के 30% पायलट्स की डिग्रियां और लाइसेंस जाली हैं और इनमें से ज्यादातर ने अपने फ्लाइंग आवर्स पूरे नहीं किए। इस बयान ने पीआईए और पाकिस्तान सिविल एविएशन का जनाजा निकाल दिया था। यूरोप, बरतानिया और अमेरिका ने फौरी तौर पर पीआईए की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के तमाम पायलट्स को भी ग्राउंड कर दिया गया। आज इस पाबंदी को 2 बरस और 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं। बरतानिया से हर माह 10 लाख मुसाफिर पाकिस्तान आते थे। हर हफ्ते 23 और माहाना 92 फ्लाइट्स थी। पेरिस से भी हफ्ते में 3 फ्लाइट्स आती थी। ये रूट भी 2-2.5 लाख मुसाफिर इस्तेमाल करते थे, मगर गुलाम सरवर खान के एक खुदकुश हमले ने पीआईए तबाह कर दी। आप किसी दिन अगर सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश कर लें, हमारे वजीर के बयान का किसको फायदा हुआ, तो आप सारी कहानी समझ जाएंगे। गुलाम सरवर खान के खुदकुश बयान का फायदा टर्किश एयरलाइन, कतर एयरवेज और एमिरेट्स ने उठाया था। एक बयान ने पाकिस्तान के तमाम मुसाफिर एक ही दिन में इन एयरलाइंस की झोली में गिरा दिए और ये एयरलाइंस अब मुंह मांगे दाम लेकर भी मुसाफिरों को जलील कर रही हैं और फासले भी बढ़ रहे हैं। पीआईए जो टिकट लाख रुपए में देती थी, ये एयरलाइंस वो टिकट 2.5 लाख 3 लाख रुपए में बेच रही हैं और 6 घंटे का सफर भी 14 घंटों में तय होता है। लिहाजा फायदा किसको हुआ?
सिविल एविएशन और पीआईए को अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन हमने गुलाम सरवर खान को बुलाकर पूछने की जसारत तक नहीं की कि पीआईए ने दिन रात एक करके ईएएसए यानी यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के 99% अहदाफ पूरे कर लिए हैं, मगर मामला सिविल एविएशन के हाथों में फंसा हुआ है। यह आज तक अपने एसओपीज फाइनल नहीं कर सकी। शायद ख्वाजा साद रफीक के पास इतना भी वक्त नहीं कि ये यूरोप में अच्छा वकील ही कर लें, या अपने सफारत खानों ही को एक्टिव कर लें, या फिर जाती मिन्नत तरले से ये पाबंदी उठवा दे ताकि कौमी सरमाया भी बच जाए, मुसाफिर भी सुख का सांस लें और मुल्क के मुंह पर लगा दाग भी धुल जाए। हम आखिर कब तक दूसरे मुल्कों के पुराने जहाज किराए पर लेकर गुजारा करते रहेंगे? मैंने 15 अक्टूबर को अपनी आंखों से एयरपोर्ट की हालत देखी। फ्रांस ने हमें टर्मिनल 3 पर फेंक दिया है। यह इंतहाई गरीब मुल्कों की गरीब तरीन एयरलाइंस की आखिरी आरामगाह है। जॉर्डन एविएशन का जहाज और अमला दोनों फारिग थे। जहाज ने शाम 5 बजे उड़ना था, लेकिन जहाज का टायर खराब निकला और मुसाफिर 5 घंटे एयरपोर्ट और जहाज में ख्वार होते रहे और इसके बाद फ्लाइट कैंसिल हो गई। मुसाफिरों ने एयरपोर्ट पर शोर शुरू कर दिया। पीआईए का अमला फरार हो गया। अगले दिन सुबह 9 बजे की फ्लाइट अनाउंस हुई। मुसाफिर सुबह 7 बजे दोबारा एयरपोर्ट आए, लेकिन काउंटर्स पर स्टाफ ही नहीं था। यूं ये फ्लाइट भी 12:30 बजे रवाना हुई। इस फ्लाइट के जरिए इस्लामाबाद से भी मुसाफिरों ने पेरिस आना था, लिहाजा यहां भी सूरत हाल पेरिस से मिलती जुलती थी। चुनाचे आप खुद अंदाजा कीजिए, क्या इन हालात में मुल्क चल सकता है? मेरी ख्वाजा साद रफीक से दरख्वास्त है, आप गुलाम सरवर खान के खिलाफ गैर जानिबदार इंक्वायरी शुरू कराएं और यूरोप में बैठकर पीआईए से यह पाबंदी भी खत्म कराएं। यूरोप में बेशुमार बाअसर मुहिब वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं। ये एमपी भी हैं और आला सरकारी मुलाजमतों पर भी हैं। आप इनकी मदद लें, केस लड़ें, यूरोपियन सिविल एविएशन की शराइत पूरी करें और यह पाबंदी खत्म कराएं। मुल्क इन दागों के साथ सरवाइव नहीं कर सकेगा और अगर यह मुमकिन नहीं तो फिर पीआईए को हमेशा के लिए दफन कर दे ताकि ये रोज रोज की बकबक खत्म हो। मेरी एक और दरख्वास्त भी है। फ्रांस में लुई पास्चर रिसर्च सेंटर है। ये हर साल सैकड़ों इमराज पर रिसर्च करता है। पाकिस्तान में हर किस्म के इमराज खौफनाक हद को छू रहे हैं। हम अगर पाकिस्तान में लुई पास्चर इंस्टीट्यूट की ब्रांच खोल लें तो हम इंटरनेशनल रिसर्च का हिस्सा भी बन सकते हैं और अमराज पर भी काबू पा सकते हैं। इंडिया में 1907 में पास्चर इंस्टीट्यूट बना था, लिहाजा भारत अपनी जरूरत की अद्वियात खुद तैयार कर रहा है। हम भी बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। फ्रेंच एम्बेसी इन मामलात में बहुत हमदर्द है। ये पाकिस्तान में काम करना चाहती है। आप इसकी मदद लें और मुल्क में लुई पास्चर इंस्टीट्यूट बनाएं। आखिर ये काम भी तो किसी ने करने ही है। क्या इनके लिए भी हमें नया मुल्क बनाना पड़ेगा और दोबारा जन्म लेना होगा?